नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बारामती में भीषण विमान हादसा, डिप्टी सीएम और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार का निधन, महाराष्ट्र समेत पूरे देश में शोक की लहर। सूरत में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, डीडीआई विंग का कई नामी उद्योगपतियों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर जेपी नड्डा का हमला, कांग्रेस पर संसदीय मर्यादा तोड़ने का आरोप। राहुल गांधी बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, शहजाद पूनावाला बोले पार्टी की इमरजेंसी मानसिकता उजागर। बोरीवली नेशनल पार्क के आदिवासी पाड़ा में अतिक्रमण नोटिस पर आक्रोश, वन विभाग के खिलाफ एकजुट हुआ आदिवासी समाज। महाराष्ट्र के बारामती में हुए भीषण विमान हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। इस दुखद घटना को राजनीतिक और सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति के रूप में देखा जा रहा है। जनसेवा और प्रशासनिक क्षमता दर्शाने के लिए पहचाने जाने वाले अजित पवार ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में राज्य की और राजनीति को नई दिशा दी है और विकास से जुड़े कई अहम फैसलों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। हादसे की खबर सामने आते ही एनसीपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं में गहरा दुख देखा गया। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही है। इस दर्दनाक घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना भी की जा रही है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों, पार्टी और नेतृत्व तथा समर्थकों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति और संबल दे। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। इनके परिवार को मैं हृदय से संवेदना व्यक्त कर शोकाकुल परिवार को ईश्वर शक्ति सहन करने का ताकत दे, हमारी श्रद्धांजलि है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में निधन की खबर पर देश भर में शोक संदेश सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रातःकाल उन्हें यह अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। उन्होंने स्वर्गीय अजित पवार की स्मृतियों को नमन करते हुए उनके साथ हादसे में दिवंगत हुई सभी पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों व समर्थकों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजित पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजित पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन की खबर पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। इस संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य संजय मयूख ने गहरा दुख व्यक्त किया है। संजय मयूख ने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली है कि विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया, जो अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। संजय मयूख ने दिवंगत नेता को
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। सूरत में आज आयकर विभाग की डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी DDI विंग ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसे शहर के कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी करते हुए महाकाल ग्रुप के अनिल बगदाड़ा, उनके साझेदार तरुण भगत और प्रवीण भूत, साथ ही लक्ष्मी डायमंड के धीरू गजेरा से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया। अधिकारियों ने इन उद्योगपतियों के व्यावसायिक कार्यालयों, आवासीय ठिकानों और विभिन्न प्रोजेक्ट साइट्स पर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की है। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई वित्तीय लेन देन और टैक्स से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर की जा रही है, जिसमें डिजिटल डेटा की भी जांच की जा रही है। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के व्यापक स्तर को देखते हुए मामले को गंभीर माना जा रहा है और राष्ट्रीय समाचार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 के शुभारंभ और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बुद्ध के जीवन और उनके संदेशों को याद किया। उन्होंने कहा कि आज से 2500 वर्ष पहले यह जनपद राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था और कपिलवस्तु उसकी राजधानी थी। सत्य की खोज में निकले सिद्धार्थ को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया और जीवन का अधिकांश चतुर्मास श्रावस्ती में बिताया गया। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धि और विवेक आवश्यक है। उन्होंने शक्ति के सही उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि असुरों के हाथों में शक्ति विध्वंस करती है, जबकि देवों के हाथों में वही शक्ति सकारात्मक ऊर्जा से समाज में व्यापक परिवर्तन लाती है। इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपने विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए, क्योंकि कोई एक मंच तो हो। यह जीवन हताशा निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हर जगह काट छांट नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा सोच के साथ हम प्रयास प्रारंभ कर सकें और उसी प्रयास का परिणाम है। कोई सोचता था आज से 8 साल 10 साल पहले कि सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा। आज यहां पे माधव बाबू के नाम पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके जनपद में हुआ है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आरंभ हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने एक बार भी अपने आदतन व्यवहार से संसदीय मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। नड्डा ने कहा कि जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए वंदे मातरम के 150वें वर्ष के आयोजन, बंगाल की धरती से उठे स्वतंत्रता के उद्घोष और राष्ट्रगीत के रचयिता अमर मनीष ऋषि पुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कृतित्व को स्मरण कर नमन कर रही थी, उसी समय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी है। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के साथ आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया, लेकिन जिस तरह से आज फिर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने आदतन संसदीय मर्यादा को तार-तार किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आज जब महामहिम राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र में अभिभाषण दे रही थी और अपने अभिभाषण में वंदे मातरम के 150वें साल मनाए जाने की बात कर रही थी, बंगाल की धरती से स्वतंत्रता के उद्घोष और अमर मनीषी बंकिम बाबू के कर्तृत्व को याद कर नमन कर रही थी, तभी अराजकतावादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हंगामा कर दिया और नारे लगाने लगे। और यह नारा लगाते लगाते उन्होंने वंदे मातरम गीत का अपमान भी किया।
उन्होंने ऋषि पुरुष बंकिम बाबू का भी अपमान किया। इस दृश्य को पूरे देश ने देखा है। मुझे समझ में नहीं आता। बीजेपी ने राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधते हुए कहा कि यह कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता को दिखाता है, जो पार्टी के भीतर असहमति को बर्दाश्त नहीं करती। बीजेपी का आरोप है कि पहले भी पार्टी के भीतर सवाल उठाने वालों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और असहमति की बात कराती है, लेकिन अपने ही संगठन में इसे खत्म कर देती है। परंतु ये कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का परिचय है और मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी रहा हूं 2017 में। तो जो आज शकील अहमद जी के साथ हो रहा है वो कई लोगों के साथ हुआ है। कांग्रेस पार्टी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर पाती। अगर प्रथम परिवार के खिलाफ कुछ भी बोला, चाहे पार्टी के हित में या राष्ट्र के हित में हो, तो थरूर जैसा हाल होता है, शकील अहमद जी जैसा हाल होता है, शहजाद पूनावाला जैसा हाल होता है। और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं महसूस होती कि कांग्रेस के वरिष्ठतम जगहों से शकील अहमद जी के लिए सुपारी दी गई है कि उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। तो मैं तो कहूँगा कि ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ढिंडोरा पीटती है, डेमोक्रेसी डिसेंट, डेमोक्रेसी डिसेंट। अपने घर के अंदर ही डेमोक्रेसी और डिसेंट को गायब करके रखा है। मुझे लगता है कि तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और राहुल गांधी को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी, उन्होंने ऐसा बोला क्या? उन्होंने केवल बोला कि आप डरपोक हो। उन्होंने केवल इतना बोला कि आप अपरिपक्व हो। नेशनलाइज्ड बैंकों की 9 यूनियन ने आज धुले सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। विरोध के पहले फेज में धुले शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के सामने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया। धुले के अलग अलग नेशनलाइज्ड बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। काम का स्ट्रेस कम करो, कर्मचारियों की सेहत का ध्यान रखो जैसे नारे भी लगाए गए हैं। उन्होंने मांगे न मानने पर विरोध प्रदर्शन को और तेज करने की भी चेतावनी दी है। मुंबई के बोरीवली पूर्व नेशनल पार्क के आदिवासी पाड़ा में वन विभाग द्वारा रात के समय लगाई गई अतिक्रमण हटाओ नोटिस के कारण आदिवासी महिलाओं एवं पुरुषों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बोरीवली के आदिवासी पाड़ों में रहने वाले नागरिकों का कहना है कि यहां उनकी कई पीढ़ियां रह चुकी हैं और वह यहां से कहीं नहीं जाएंगे। सभी लोगों को यही आसपास घर मिलना चाहिए। वन विभाग के लोग रात के समय अतिक्रमण निष्कासन की नोटिस लगाकर भय का वातावरण निर्माण कर रहे हैं। इसके खिलाफ सभी आदिवासी पाड़ा के लोग एकजुट होकर विरोध करेंगे। यह स्कूल की अध्यापिका है, काजूपाड़ा के मनपा स्कूल में पढ़ाती हैं और उनका कहना है कि इस समय बच्चों की परीक्षा चल रही है, बच्चों को अवश्य राहत देनी चाहिए। बोलूंगी सरकारी ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी इतनी प्रशासन से विनती रहेगी कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का एग्ज़ाम है, अभी 20 दिन पर एग्ज़ाम आया है, बाकी बच्चों का भी एग्ज़ाम है, तो उनका सीखना अधिकार है, पढ़ना अधिकार है। उस हिसाब से अगर उनके प्रति कुछ सहानुभूति दिखाए तो इतनी विनती है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के फूल मोगरा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर आयोजित भीम मेला कार्यक्रम के दौरान भीम सिंगर अंजलि भारती ने मंच से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद कड़ा विवाद खड़ा हो गया। जैसे ही यह मामला सामने आया उसके बाद एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौरा शुरू हो गया। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी महिला के खिलाफ इस तरह की भाषा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोण्या पोरीवर कोण्या माय बहिणीवर बोला, या देशाचा मुख्यमंत्री जो आहे ना देवेंद्र फडणवीस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर आयोजित भीम मेला कार्यक्रम के दौरान भीम सिंगर अंजलि भारती ने मंच से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जो अब विवादों का कारण बन गया है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि किसी महिला के खिलाफ इस तरह की भाषा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
बेकार लोक गायिका के नाम पर फूहड़पन करने का काम अंजलि भारती ने किया है। हम उसका कड़े शब्दों में निषेध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। ऐसे आप किसी भी माता बहन का अपमान नहीं कर सकते। सार्वजनिक मंच पर खुलेआम आप कह रही हैं कि अमृता फडणवीस के साथ जाकर दुष्कर्म किया जाए। शर्म आनी चाहिए तुमको अंजलि भारती, तुम एक स्वयं महिला हो। यह भारत देश सनातनियों का देश है। यहाँ पे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं। ऐसे देश में माताओं बहनों को हम अपना आराध्य समझते हैं और आप उनके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रही हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। अरे तुम महिला हो तो क्या तुम कुछ भी कहोगी? महिला तो सुर्पणखा भी थी, जो लक्ष्मण भगवान के पास आकर सीता मैया को छलना चाहती थी। उन्होंने उसका नाक और कान काट लिया था, यह संदेश देने के लिए कि राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों का नाक कान काट लिया जाता है। आज हम लोकतंत्र में हैं। आज के युग में अगर नाक कान काटने के शब्द में मैं बात करूं तो यही होता है कि उनको अरेस्ट किया जाए, उनको कानून के हवाले किया जाए, पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उनके जो भी बड़े बड़े गाने के कार्यक्रम वो रद्द किए जाए। इसका वहीं इस मामले पर मुंबई के अंधेरी इलाके में बीजेपी की ओर से सहार पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दी गई है। बीजेपी नेता सरबजीत सिंह संधू ने संबंधित महिला गायिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतीय नाम की एक महिला है, गायक है, जिन्होंने आज सार्वजनिक मंच से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनकी धर्मपत्नी श्री अमृता फडणवीस जी पर एक अपमानजनक टिप्पणी की है। इससे वशिष्ठ महिला की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि समस्त महिला समाज की गरिमा पर अपघात करने वाला है। इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। उधर नागपुर से बीजेपी की ओर से भी कड़ा रुख अपनाया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट धर्मपाल मिश्राम ने कहा कि ये बयान सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिया गया है, जो महिलाओं की इज्जत पर आघात करता है। उन्होंने महिला गायिका के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस के पास शिकायत पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि इस विवादित बयान पर मुंबई पुलिस या भंडारा पुलिस क्या कदम उठाती है। यह मामला सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा गंभीर सवाल भी है। संबंधित महिला गायिका की आपत्तिजनक भाषा ने समाज की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। शिकायत दर्ज होने के बाद अब सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है, ताकि दोषियों को सख्त संदेश मिल सके। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। गोंदिया में मध्यरात्रि घर में घुसकर चाकू की धमकी देकर शिकायतकर्ता और उनकी मां के साथ मारपीट कर जबरन चोरी करने वाले आरोपी पिता पुत्र को गोंदिया पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 22 लाख रुपए का चोरी का माल भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मुकेश कुमार डोंगरे और उनके 24 वर्षीय बेटे आयरन डोंगरे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मध्यरात्रि गोंदिया शहर के सेलटेक्स कॉलोनी स्थित प्रतीक के घर दो लोगों ने दरवाजा खटखटाया और अंदर घुसकर चाकू की धमकी देते हुए प्रतीक और उनकी मां के साथ मारपीट की तथा नकदी और कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। इस घटना की शिकायत गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी और मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शिकायतकर्ता के घर के सामने किराए पर रहने वाले पिता पुत्र ने ही वारदात को अंजाम दिया था। चोरी के बाद दोनों आरोपी मध्य प्रदेश भाग गए थे, जहां से गोंदिया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी से कुल 22 लाख रुपए का चोरी का माल जब्त किया है। दिनांक 26/1/2026 को गोंदिया ग्रामीण पुलिस स्टेशन अंतर्गत सेलटेक्स कॉलोनी में हुआ था। इसमें फिरियादी जो है प्रतीक उइके, वो अपनी मदर के साथ अपने घर में रहते हैं। दिनांक 26 को रात को अंदाज़ा 12 साढ़े 12 बजे उनके घर पे दो सस्पेक्टेड पर्सन्स आए थे। उन्होंने घर पे नॉक किया था और उन्होंने फोर्सफुली घर में एंट्री करके और उनको चाकू दिखा के उनके हाथ पाँव बांध के घर से ऑलमोस्ट 139 ग्राम गोल्ड, 438 ग्राम सिल्वर, 1,22,000 कैश, ऐसा टोटल 20,96,000 का मुद्देमाल जबरी चोरी करके वहाँ से भाग गए थे।
घटना की इंफॉर्मेशन मिलते ही लोकल क्राइम ब्रांच गोंदिया ग्रामीण पुलिस स्टेशन इन्होंने स्पॉट पे जाके फिरियादी से पूछताछ की थी। पूछताछ में से कुछ सस्पेक्टेड पर्सन्स के नाम इसमें मिले थे। सस्पेक्टेड पर्सन्स के घर में रात में हमारी टीम पहुंच गई थी, उनकी घरजड़ती भी हमने ली थी, उनका इंटरोगेशन भी हमने किया था, तो उसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें हाथ नहीं मिली थी। तो महाराष्ट्र के डोंबिवली पश्चिम स्थित उमेश नगर इलाके के श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी को सोलापुर जिले के मंगलवेढ़ा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने एक जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसों में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक बच्चा और एक अन्य श्रद्धालु की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोंबिवली से 12 श्रद्धालुओं 2 दिन पहले सोलापुर, कोल्हापुर और पंढरपुरी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। महालक्ष्मी देवी के दर्शन के बाद वे पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी के दर्शन के लिए जा रहे थे। सोमवार करीब 7:30 बजे मंगलवेढ़ा से पंढरपुर की ओर राष्ट्रीय महामार्ग पर पहुंचते ही यह हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि छोटी गाड़ी में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया गया था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी करीब 30 फीट तक ट्रक के साथ घिसटती चली गई और पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिकों और मंगलवेढ़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सोलापुर के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिहार में आयोजित जनता दरबार में सांसद शांभवी चौधरी ने अलग अलग जिलों के लोग से अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनता दरबार के दौरान लोगों ने जमीन विवाद, अपराध और प्रशासनिक लापरवाही जैसे गंभीर समस्याएं भी सामने रखी। सांसद ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही फोन कर फटकार भी लगाई। पुलिस की लापरवाही पर उन्होंने सख्त रूप अपनाते हुए निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का शीघ्र निपटारा किया जाए। शांभवी चौधरी ने कहा कि जनता से सीधे जुड़ना महत्वपूर्ण और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर ऐसे जनता दरबार आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो बच्ची है इसके साथ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की कोई भी बेटी के साथ कुछ भी हो, उस बेटी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और पार्टी के हर एक सदस्य मजबूती के साथ खड़े हैं। उसके पीड़ित के परिवार के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। बट हमको लगता है कि अभी बहुत एसआईटी का गठन भी हुआ है और एसआईटी अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। हम लोग को कोई भी बयानबाजी करके इन्वेस्टिगेशन को गुमराह नहीं करना चाहिए। हम लोग को पूरी तरीके से प्रशासन मजबूती से इसको डील कर रही है और बहुत जल्द इस केस पे और क्लैरिटी आएगी। लीबापोती नहीं होगी क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, हमेशा हम लोग अपराधियों के खिलाफ रहे हैं और कभी भी अपराधियों को किसी भी तरीके का संरक्षण एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और बिहार के अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निगरानी में कभी भी किसी भी अपराधी को कोई भी संरक्षण नहीं। तो ये रही अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।